हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 18 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपके लिए अगर ये यूज़फुल साबित हो रही है या आप कुछ जानकारी ऐसी नई जानकारी अगर सीख पा रहे हैं मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि आप अपनी अप्रिसिएशन वहाँ पर दिखाएँ। या आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि आप इस वीडियोज़ को यूटिलाइज कर पा रहे हैं और ये आपकी जो नॉलेज की बेस है उसे ब्रॉड कर रही है। और आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो स्टैटिक वाली जो पोर्शन है, जो बुक्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि समय अब ज़्यादा बची हुई नहीं है, ठीक है? कुल मिला के 7-8 महीने ही होंगे। तो आप रिवीजन चालू रखें, क्योंकि यूपीएससी में सबसे परेशान करने वाली चीज़ क्या है, तो वो है रिवीजन। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे कोई सी भी चीज़ों को, तो यूपीएससी की जो क्वेश्चन रहती हैं वो थोड़ी ट्रिकी रहती हैं, वो कंफ्यूज करने की आपको बहुत कोशिश करती है। क्योंकि यूपीएससी में अगर क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो क्वेश्चंस वहाँ आपकी गलत होने की चांसेस होती हैं। तो क्लैरिटी कॉन्सेप्ट और जो क्लैरिटी है उस चीज़ को मजबूत बनाने के लिए आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना होगा। यूपीएससी में तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है कि रिवाइज बहुत करनी पड़ती है, राइट? टॉपिक्स, अब देखिए, जिसे पता नहीं है कि कितनी टॉपिक पढ़नी है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि वो तो हर चीज़ रिवाइज करने पे रहेंगे, पर मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि क्या पढ़नी है क्या नहीं। तो उसके हिसाब से आपके लिए ये थोड़ी ईजी हो जाती है कि ज़्यादा आपको रिवाइज करंट अफेयर ये सब नहीं करनी पड़ेगी, आपको कम ही करनी पड़ेगी। तो आप उसे प्रिसाइजली और करेक्ट मैनर में आप उसे रिवाइज करें। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो में और क्या क्या है वो देखेंगे। तो एससीओ के बारे में दोबारा से न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता है कि अभी एससीओ की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो वहाँ के जो मिनिस्टर है उन्होंने यही बात बोली है एससीओ में कि इंडिया और पाकिस्तान को अपनी पास्ट को भूल के फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहिए और दोनों कंट्रीज़ को अच्छी रिलेशनशिप करनी चाहिए ताकि दोनों कंट्री के बीच में अच्छी सी डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी बात की गई है, एससीओ को हम देखेंगे क्योंकि उसी की मीटिंग चल रही है। और यूपीएससी हमसे कभी ये नहीं पूछेगी कि किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला। यूपीएससी हमसे पूछेगी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमेशा पूछते आई है, इसलिए हम देखेंगे एससीओ को। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? आगे ब्रेक डाउन करके इसे समझेंगे। और ये इस्टेब्लिश की गई है चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए तो। याद रखनी है कितनी एरिया कवर कर रही है, तो 80% यूरेशिया की एरिया ये कवर करती है और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। एससीओ सक्सेसर है शांघाई 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब शांघाई 5 किसने इस्टेब्लिश किया है, तो 1996 पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने मिलकर इसे बनाया है। अब हम आगे और डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2017 तक 8 कंट्रीज़ मेंबर बन चुकी थी एससीओ की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने भी 2017 में ज्वाइन किया एससीओ को। तो इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकती है कि पाकिस्तान इंडिया ने 2027 में एससीओ को ज्वाइन किया, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 2017 में ज्वाइन किया है एससीओ को। फिर ईरान ने ज्वाइन किया 2023 में। उसके बाद बेलारूस ने ज्वाइन किया है 2024 में, इसी ईयर, याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है एससीओ की, तो बीजिंग चाइना। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। मेंबर कौन कौन है एससीओ की, तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये कुछ मेंबर्स हैं। अब हमें कैसे पढ़नी है, तो सबसे पहले तो यूपीएससी ट्रिक करेगी, यहाँ आपको स्टेटमेंट में लिख के पूछ लेगी आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ इट इज़ ओनली इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो स्टेटमेंट ऐसे करके आपसे पूछ सकती है, जो कि रॉन्ग रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है? तो ये ऐसे ट्रिक कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या कर सकती है ट्रिक, कि यहाँ चाइना रशिया की जगह पे इंडिया एंड रशिया कर देगी कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। कंट्री चेंज कर सकती है, डेट चेंज कर सकती है कि इस्टेब्लिश हुई है 2008 में या 2018 में, ऐसे करके पूछ सकती है चेंज करके।
ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, पर आपसे पूछ सकती है कि वर्ल्ड की ये स्मॉलेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा करके ट्रिक कर सकती है। 80% यूरेशिया की ये एरिया को कवर करती है 80 की जगह पे, यहाँ 17 40 90 कुछ भी चेंज कर सकती है। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है, तो 40% चेंज करके 50 60 30 20 कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सक्सेसर है एससीओ, सक्सेसर है शांघाई 5 की। परफॉर्म तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किसने किसने किया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। पर यहाँ चेंज करके पूछ सकती है कि इसे शांघाई 5 को इस्टेब्लिश किया गया है रशिया, इंडिया, चाइना के द्वारा, ठीक है। इंडिया एडिशनली ऐड कर देगी यहाँ पे, जो कि सक्सेसर है एससीओ की, तो ऐसे करके चेंज करके पूछ सकती है। तो यह है बेसिक चीज़ जिस पे क्वेश्चन पूछेगी। दूसरी चीज़ कैसे क्वेश्चन पूछेगी, आपसे पूछ लेगी कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है एससीओ को, तो याद रखनी है बेलारूस ने किया है। फिर कैसे पूछ सकती है यूपीएससी, मेंबर्स पे पूछ सकती है कि कौन कौन सी कंट्री मेंबर है एससीओ की, ऐसे पूछ सकती है। तो ये 3 4 तरीके हैं जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होती हैं, जो हमें दिमाग में रखना होगा। और ये जो जानकारी बता रहा हूँ, ये बाकी आप कितनी भी न्यूज़पेपर द हिंदू एनालिसिस की आप देख ले वीडियो, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। बाकी देखिए यूपीएससी चैनल क्या करती है, ढेर सारी उनके पास रिसोर्सेज मिली हैं 10 जगह से, जैसे पीआईबी, द हिंदू की ले ली, इंडियन एक्सप्रेस या बाकी जगह से लिया, सारा ढेर सारा करेंट अफेयर निकाला, बच्चों को बता दिया। बच्चे पढ़े ना पढ़े, रटे ना रटे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको लॉजिकल एबिलिटी देने की कोशिश नहीं करते हैं। लॉजिकल एबिलिटी नहीं ले पाएंगे, अगर आप नहीं लेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया कि लॉजिकल एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बेसिक नॉलेज अगर है तभी यूपीएससी पास कर पाएंगे। तीनों की रेशियो इक्वल है, किसी में डगमगाएंगे आप तीन में से किसी में एरिया में कमज़ोर है, यूपीएससी क्रैक नहीं होगी, सीधी सी बात है। आपको बुरी लगे पर यही सच्चाई है यूपीएससी की, तो दिमाग में रखना है ये सारी बातें। अब हम बढ़ेंगे आगे। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे बात की गई है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया को फोकस करनी चाहिए, ठीक है। और ये इसके बारे में ये बात की गई कि G20 की समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, 18 समिट हुई थी, वहाँ पे यूएन की 2023 एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की अच्छे से बात की गई थी, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की गई है, एचडीआई के बारे में। तो ये दोनों चीज़ों को हम देखेंगे एक साथ। तो सबसे पहले G20 के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिमाग में रखनी है बात। यूपीएससी फोरम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन पूछ के वहाँ क्वेश्चन आपकी गलत करवा देगी, तो याद रखनी है फोरम है ये, जिसमें 19 सोवरेन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। काम क्या करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, ग्लोबल इकोनॉमी वाली रिलेटेड कुछ चीज़ें हो, उस पर ये डील करती है। G20 के जो मेंबर्स हैं उन्हें कंसिडर किया गया है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जो कवर हो रही है इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्री दोनों जगह से। 80% वर्ल्ड की ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट ये कवर करती है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया को। इस पे यूपीएससी पक्का ट्रिक करके आपसे पूछेगी, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं जैसे G20 के लिए बता रहा हूँ ना, तो अगर आप नोट डाउन अगर करते होंगे तो जैसे जैसे लिखिए ना ऐसे ही आप नोट डाउन करें। आप अलग से एडिशनली ढूंढने जाएंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगी। और ऐसी बात आपको दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैंने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पे, या मैं आपको पूरी जानकारी नहीं बता रहा हूँ, तो वैसे फालतू बेकार बातें आप दिमाग में ना लाएं। जो मैं यहाँ पे मेंशन किया है यही चीज़ आप लिखें, इसी रिवाइज करें। G20 पे क्वेश्चन आएगी, 100% गारंटी में दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कुछ अलग इसके अपार्ट नहीं पूछेगी यूपीएससी, ठीक है। अब G20 फाउंड कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। कब हुई थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसके बाद ही हुई थी, ठीक है। और ये लेटेस्ट सीरीज़ है वर्ल्ड war 2 इनिशिएटिव की, ठीक है। और G20 की 18 समिट इंडिया में हुई थी न्यू दिल्ली में 2023 में, इसे याद रखना है। अभी 19 G20 की समिट तो नहीं हुई है, जब होगी तब उसे देखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी, ये जो बेसिक चीज़ है इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होगी, ठीक है। मेंबर उम्बर यूपीएससी ने G20 की पूछेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ देख सकते हो पूरी यूरोपियन यूनियन है, पूरी अफ्रीकन यूनियन है, 19 सोवरेन कंट्री है। तो यूपीएससी भी पागल नहीं है कि इतनी डिटेल में आपसे पूछेगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें बस बेसिक चीज़ पूछना है, और हमें भी कोई पीएचडी या थीसिस नहीं करनी है कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। अब हम बढ़ेंगे आगे।
अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में इसमें बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी वो तो आगे है, पहले जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में इसमें बात की गई थी कि इंडिया की जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स अभी अच्छी नहीं है 193 कंट्रीज में से, यही यहाँ पे बात की गई है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन किया। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इंडेक्स रिपोर्ट यूपीएससी हर साल पूछती है, तो इसे तो अच्छे से रटना है, और पूरी थ्रू आउट ईयर में बहुत ऐसी इंडेक्स और जो आउटलुक रहती हैं या रिपोर्ट्स रहती हैं बहुत सारी आ जाती हैं, पर क्या करें, अब यूपीएससी पूछती है तो नंबर्स गेन करने के लिए तो रटना ही होगा, राइट। तो याद रखनी है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये पब्लिश कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसे पब्लिश करती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, याद रखनी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों यूएनडीपी पब्लिश करती है। इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर में क्या रैंक दी गई है, तो 134 दी गई है, और स्विट्जरलैंड को रैंक किया गया है एज अ 1, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। अब इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स डायमेंशन कवर्ड हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में आपसे क्या पूछ लेती है, स्टेटमेंट में पूछ लेती है। स्टेटमेंट कैसे, कि किन के द्वारा ये रिलीज़ की गई है, इंडिया की क्या रैंक मिली है, क्या क्या इंडिकेटर्स या डायमेंशन ये इंडेक्स कवर करती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हालांकि क्वेश्चन यूपीएससी ने डायमेंशंस पे पूछ लिया है, फिर भी अब दोबारा भी पूछ सकती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होती हैं स्टैटिक पार्ट वाली, तो इसलिए इसे हमें देखना होगा। डायमेंशन क्या क्या कवर है एचडीआई के अंदर, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स क्या क्या कवर्ड हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर स्कूलिंग कवर्ड है इसमें, फिर जीएनआई पर कैपिटा कवर है, ठीक है। और डायमेंशन इंडेक्स में क्या क्या कवर है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एडुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें एचडीआई के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी न्यूज़ में थी कल, तो मैंने दोबारा इसे यहाँ कवर कर दिया है ताकि साथ साथ दो इंडेक्स आपको याद रहे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये पब्लिश कौन करता है, तो कंसर्न वाइल्ड लाइफ, और वेल्थ हंगर हंगर लीफी, ठीक है। तो ये दो हैं जो इसे पब्लिश करते हैं। इंडिया को क्या रैंक मिली है, तो 105 मिली है आउट ऑफ 127। कितनी पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया की, यही यहाँ आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ स्कीम्स कवर्ड हैं जैसे कि पीएम किसान और मनरेगा, तो ये दोनों को हम देख लेंगे, तो वही प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये लॉन्च कब हुई है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2005 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये। अब ये स्कीम में क्या प्रोवाइड की जा रही है, तो गारंटी प्रोवाइड की जा रही है 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में। याद रखनी है, गारंटी प्रोवाइड की गई है 100 डेज़ ही कवर करती है और हर फाइनेंशियल ईयर ये कवर करती है। अब ये रूरल हाउस होल्ड के लिए है, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं इंडिविजुअल, वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखनी है, स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। इसमें कुछ एडिशनल है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट बिहार उसके बिहार पे क्या देगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी। अगर वर्क 15 दिनों तक के लिए नहीं है अगर मिल पा रही है इंडिविजुअल को, तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, 1/4 जो भी मिनिमम वेज है उससे प्रोवाइड करेगी। अगर फर्स्ट 30 दिन तक अगर नहीं एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पा रही है ये अडल्ट मेंबर्स को या इंडिविजुअल्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो 2/3 सॉरी 2/4 यानी आधा, हाफ मिनिमम वेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब इसी पे बहुत इश्यूज हो गई थी अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कि वहाँ वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जॉब, और गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आई थी, तो आपको याद रखनी है। अब वर्क यूजुअली 5 किलोमीटर रेडियस के ही अंदर दी जाती है, यूजुअली है, याद रखनी है। पर अगर इसके बियॉन्ड भी वर्क मिल रही है तो कोई इशू नहीं है, इंडिविजुअल वर्क करते हैं अलग से उन्हें अलाउंस मिल जाती है, ट्रैवल अलाउंस वगैरह उन्हें मिल जाती है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ है कि पेमेंट अगर डिले होती है 15 दिन तो कंपनसेशन भी प्रोवाइड की जाती है पेमेंट डिले के लिए, आपको याद रखना है। वुमेन को गारंटी की गई है 1/3 जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होगी मनरेगा के अंदर, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर। तो वुमेन को वहाँ पे गारंटी की, वुमेन्स के लिए गारंटी की गई है
1/3 जॉब्स याद रखनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ग्राम पंचायत में जाकर करते हैं, फिर वो जॉब कार्ड को इशू करते हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट कवर रहती हैं, तो ये एज अ जनरल मैं बता रहा हूँ यहाँ। फिर वाटर कंजर्वेशन या वाटर हार्वेस्टिंग हो, इरिगेशन वर्क हो, फिर फ्लड कंट्रोल हो, लैंड डेवलपमेंट की बात अगर होगी तो वर्क दी जाती है, रूरल कनेक्टिविटी, ये सारी, या और भी कोई वर्क्स हैं अगर नोटिफाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी इसके अंदर कवर्ड रहेंगी। मनरेगा पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर गारंटी नहीं है, स्टैटिक पार्ट है, दोबारा भी पूछ सकती है क्योंकि ये बेसिक स्कीम है। ठीक है, मेंस में काम आ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बतंगड़ अभी ये स्कीम में चल रही है कुछ स्टेट्स को लेके, इसलिए आप अच्छे से याद रखें कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, कब लॉन्च हुई है, कितनी डे की गारंटी प्रोवाइड की जा रही है, नॉर्मल ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, ये याद रखनी है। ठीक है, कंपनसेशन कितनी प्रोवाइड की जाती है, ये आपको याद रखनी है। विमेन को गारंटी की गई है 1/3 जॉब, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ये आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम आगे। पीएम किसान निधि योजना के बारे में भी सॉरी मेंशन है, तो इसे देखेंगे। लॉन्च कब की गई है, तो 2019 में इसे लॉन्च की गई है। यूपीएससी कभी आपसे डेट नहीं पूछेगी, ईयर ही पूछती आई है, तो ईयर याद रखनी है 2019 में। इस स्कीम में क्या खासियत है कि यह फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है 6,000 रुपीज़ की पर ईयर, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये प्रोवाइड करती है हर 4th मंथ पे। और ये कैसे होती है, तो डायरेक्ट बेनिफिट मोड्स यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। अब ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे याद रखनी है, जिसमें 100% फंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेक्टर स्कीम के बारे में डिफरेंस बताई है मैंने बहुत बार, एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी आए। सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होती है कि जहाँ पे 100% फंडिंग स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और वो स्कीम को रन कराती है। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होगी, नाम से ही समझ सकते हैं स्पॉन्सर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी और स्टेट गवर्नमेंट पैसे देगी, फंडिंग करेगी और फिर उस स्कीम को रन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी डिफरेंस है, हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा इसी पे बच्चों को ट्रिक करती है, सेंट्रल सेक्टर को या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कर देती है कभी, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को कभी सेंटर सेक्टर कर देती है। तो ये ट्रिक करने की बहुत अच्छी आइडिया है यूपीएससी के पास, याद रखनी है कि ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इम्प्लीमेंट के कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, तो याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, क्योंकि मिनिस्ट्री वगैरह भी यूपीएससी चेंज करके पूछ लेती है। पैसे देने की बात की गई है यहाँ पे, तो इसे चेंज कर सकती है, इसलिए आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है ये स्कीम। ये स्कीम पहले लाई गई थी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स है, पर अभी ये स्कीम की स्कोप को बढ़ा दिया गया है और जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको कवर कर लिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर। इंपॉर्टेंट है, स्कीम पूछती है यूपीएससी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए। बढ़ेंगे हम आगे। अब ये पर्टिकुलर आई है एक न्यूज़ कि माइनिंग ऋषिकेश वाली एरिया में हो रही है जो कि है इलीगल, और किन के द्वारा बताई गई है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो अब हम एनजीटी को देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एनजीटी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी करके पूछती है, तो याद रखनी है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या कि कोई एक्ट से पर्टिकुलर कोई बॉडी को बनाई जाती है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, काम क्या करती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सेटअप कैसे हुई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो जाहिर सी बात है एक्ट से हुई होगी, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आई थी, उसी से एनजीटी को लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया पूरी वर्ल्ड में ऐसी थर्ड कंट्री है जिनके पास खुद की ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है या जिन्होंने स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो बाकी 2 कंट्री कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहीं पे यूपीएससी ट्रिक करेगी, आपसे बोल देगी सिंपल सी स्टेटमेंट में कि इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो कि 100% ऑप्शन गलत है क्योंकि इंडिया थर्ड कंट्री है। ठीक है, बढ़ेंगे हम आगे। अब एनजीटी के पास पावर्स कौन कौन सी एक्ट में है जहाँ पे इनके पास पावर है कि वो कोई से भी इश्यूज़ को हियर कर सकती हैं, तो द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर एक्ट 1981, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यूपीएससी इनमें चेंजेस करके या आपसे पूछ सकती है कि नीचे दी गई ऑप्शन एक्ट में से कौन कौन सी एक्ट
कवर कर सकती या केसेस को हियर कर सकती है एनजीटी, ऐसा करके आ सकती है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स को प्रोहिबिट भी किया गया है, कुछ कुछ एक्ट में एनजीटी के पास पावर नहीं है। कौन सी एक्ट में पावर नहीं है, बहुत अच्छे से आप सुने और नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसकी कोई सी भी इश्यूज रहेगी तो एनजीटी को रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी कोई सी भी इश्यूज अराइज होती है तो एनजीटी उसे नहीं देखेगी, या ऐसी और भी कोई लॉ अगर स्टेट के द्वारा बनाई गई है प्रोटेक्शन ऑफ ट्री या फॉरेस्ट एक्सेट्रा में, तो उसमें भी एनजीटी को प्रोहिबिट किया गया है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी, ये बेसिक चीज़ है, इस पे यूपीएससी ने पूछ लिया एनजीटी के बारे में, मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कौन सा एक्ट के तहत लाई गई है या नहीं, ये इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। या तो बेसिक चीज़ इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगी, अगर करनी भी होगी दोबारा तो, क्योंकि टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन अभी यूपीएससी में प्रोमिनेंट देखी गई है। या कैसे यूपीएससी पूछेगी, यही में से चार, तीन चार एक्ट उठा ले या एक कोई और एक्ट को ऐड कर ले और पूछ ले कि कौन कौन सी एक्ट कवर्ड है एनजीटी, जिसमें केसेस को हियर कर सकती है, या कौन कौन सी एक्ट नीचे दी गई एक्ट में से कौन सी एक एक्ट है जो कब जिसके पास जो एनजीटी नहीं हियर कर सकती है, उन पे इश्यूज अगर अराइज होती है तो वैसे पूछ सकती है, ठीक है। या आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी एक्ट में एनजीटी को प्रोहिबिट किया गया है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गई, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गई 1972, ठीक है। या इनमें से दो उठा ले कि द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट या द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो चार ऐसे करके पूछ सकती है कि किस में एनजीटी को प्रोहिबिट किया गया है या किस में नहीं किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होती है, तो याद रखनी है एनजीटी के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब माफ़ी चाहूँगी, ये गलती से स्लाइड इधर आ गई, ये स्लाइड किसकी पार्ट है, अभी हमने ये जो देखा एनजीटी के बारे में देखा यहाँ, सॉरी एनजीटी के बारे में नहीं, अभी इसके बारे में देखा ना, G20 के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो इसी की ये पार्ट है, गलती से उधर स्लाइड हो गई है, आप इग्नोर कर सकते हैं। पर अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इंडिया की, ठीक है। प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं, पूछ सकती है कि कौन कौन सी कवर्ड है, ठीक है। या आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इंडिया के क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन मेंस में भी फ्रेम हुई है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया की 17 ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, याद रखनी 17 है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट इसके आप लेके रखें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको हेल्प करेगी। तो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी है पहली, दूसरी है ज़ीरो हंगर, तीसरी है गुड गुड वेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है एडुकेशन क्वालिटी, क्वालिटी एडुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सेवन्थ है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इनक्वालिटी को कम करनी है, इलेवेंथ है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ट्वेल्थ 11th है ये, ट्वेल्थ है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया की। यूपीएससी 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 4th में कौन है, ऐसा करके बेकार क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगी, आपसे बस जनरल पूछ सकती है अगर पूछनी होगी तो, कि कौन कौन सी जो गोल्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कवर्ड है, तो हमें पता होना चाहिए 17। आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, कभी टाइम मिले तो एक एक बार देख लें इसे, और क्या उससे ज़्यादा क्या करनी है इसमें, इसमें अलग और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये न्यूज़ आई है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने अभी अपनी B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से हौती की जो फैसिलिटी है यमन में, क्योंकि हौती रिबेलियन कहाँ के हैं, तो ये यमन के हैं, तो वहीं पे स्ट्राइक की है, तो इसके बारे में न्यूज़ है। तो हम देखेंगे अब ये B2 बॉम्बर के बारे में, यानी ये जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली B2 बॉम्बर, या इसकी और भी नेम है जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ रोप B2 स्प्रिंट या स्लेथ बॉम्बर, ये न्यूज़ में थी, ये पर्टिकुलर कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो बॉम्बर B2 बॉम्बर न्यूज़ में है, ऐसा करके यूपीएससी पूछ सकती है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, या B2 बॉम्बर रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये किस किस क्या चीज़ है, ऐसे करके भी यूपीएससी पूछ सकती है कि ये मिसाइल है, ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, राइट, या डिफेंस सिस्टम है, ऐसे करके आ सकती है, तो हमें याद रखना है। क्योंकि थर्ड जो सिस्टम थी, मिसाइल सिस्टम थी, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स की, उस पर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन 2018 में पूछा था, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि B2 बॉम्बर क्या है। बढ़ते हैं आगे।
तो टोटल यही सारी न्यूज़ थी द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट पे, यानी 18 अक्टूबर में ये कवर्ड। उम्मीद करूंगा कि नॉलेज आपने ज़रूर गेन करी होगी, और जितनी मैं आपको नॉलेज बता दे रहा हूँ उतनी दूसरी आपको कोचिंग वाली जो भी चैनल्स हैं यूपीएससी की, जो द हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। तो इस चीज़ के लिए लाइक तो बनती है, राइट? तो आप ज़रूर वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई सी भी डाउट आती है तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूँ। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं अभी तक जिन्होंने कमेंट करके कुछ भी डाउट पूछा है, मैंने उनका ज़रूर रिप्लाई अच्छे से दिया है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई सी भी जानकारी हो, कोई सी भी डाउट हो, मुझको ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उस पर हेल्प कर पाऊँ। ठीक है? तो मिलते हैं कल की डेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।